एवरीवन, आज हम इस टॉपिक में आज का जो वीडियो है इसमें हम एरिया वेक्टर के विषय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन हरदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस तरीके से हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें वेक्टर में यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हरदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरियल वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हरदम आउटवर्ड, इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन होती है एरियल वेक्टर की, आउटवर्ड डायरेक्शन। एरियल वेक्टर को लिखते कैसे हैं? एरियल वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू एन कैफ। एन कैफ को बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जनरली आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर वेक्टर ए है तो उसके लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैफ, इसको हम बोलते हैं एन कैफ इक्वल वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। इसी को हम लिख लेते हैं वेक्टर ए अपॉन ए जनरल। तो यहां से वेक्टर ए की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा एन कैफ इंटू ए, या ए इंटू एन कैफ यहां से निकाल लेते हैं। तो ये एरियल वेक्टर यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई रेगुलर शेप आप ले रहे हैं तो इरेगुलर शेप में आपको एरियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। कोई भी स्मॉल एलिमेंट आपने लिया, ये एरिया का एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया। कोई इरेगुलर शेप आपने लिए तो यहाँ पे एक आपने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए आपको एरियल वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो एरियल वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वही सिमिलर कंडीशन जिस तरीके से यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था रेगुलर शेप के लिए, वही इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप जितनी भी है, लेकिन सभी शेप से जो डायरेक्शन है एरियल वेक्टर की वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसके लिए आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैफ इक्वल टू डीएस वेक्टर अपॉन डीएस, वेक्टर डीएस अपॉन डीएस मॉड ऑफ डीएस। तो डीएस वेक्टर यही, ये वेक्टर हमारा है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये एलिमेंट्री, कोई भी एलिमेंट आपने लिया है स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट से आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया तो डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस इंटू एन कैफ, नॉर्मल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से डीएस। और आपको एरिया वेक्टर को समझना है तो एक जनरल आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं। जिस तरीके से आप एक रिंग ले लें और उस रिंग से कोई वाटर स्ट्रीम उससे प्रोवाइड कर रहे हो उस रिंग के अंदर से, तो रिंग के अंदर से कोई स्ट्रीम जा रही, तो रिंग से जो भी पास होगा जितना वाटर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, वो डिपेंड करेगा कि वाटर का अमाउंट कितना पास हो रहा है उस रिंग से। अगर रिंग हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाटर फ्लो के, जिस तरीके से ये रिंग है और इस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर का अमाउंट उस रिंग से ज्यादा पास होगा। कंपेरिजन अगर दो रिंग को हम पैरेलल कर दें तो वहां से जब वाटर फ्लो होगा तो वो बहुत ही कम जाएगा। तो इस तरीके से जो, इसलिए परपेंडिकुलर जो सरफेस से है, परपेंडिकुलर सरफेस वही है जिससे हमारा, जैसे फ्लक्स आप पढ़ेंगे तो फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जब है तो वहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होती है। तो उसी तरीके से एरियल वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करता है और ये सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, जो इलेक्ट्रिक लाइंस है पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो काउंटिंग होती है, उसका जो नंबर है जो काउंटिंग करते हैं किसी सरफेस से जो पास हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस नंबर की जो संख्या होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली फाई लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम फाई और सफिक्स में ई लिख देते हैं, इस तरीके से फाई ई, फाई और सफिक्स में ई, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं।
फाई से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग जब लिखेंगे तो उसको हम फाई भी लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई भी, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस रखने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में डिफरेंस, तो उनका नोटेशन भी ध्यान देना है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं और इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की जो काउंट है इस सरफेस एरिया से, इस जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है इनकी जो संख्या होती है, इनके नंबर जो निकालते हैं वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है कि जो एरिया, जिस तरीके से एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस, जो एरियल वेक्टर हमारा हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही, तो जिस तरीके से एरिया चेंज करते हैं, सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखो एरिया A1 और ये है A2 एरिया। A1 एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही, A2 एरिया से ज्यादा पास हो रही। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है वो तो डिपेंड करता है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस तरह से एरिया इंक्रीज करता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से ज्यादा पास होंगी। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे उस सरफेस से, और उसके एरिया पे डिपेंड करता है। दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, दोनों में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया के बीच में ये दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन रहता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एंड एरिया ए। तो वेक्टर ई डॉट ए, इस तरीके से इस फार्मूले को लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इसलिए लगा है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, जो फाई हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की वजह से हम दोनों क्वांटिटी, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो इस डॉट प्रोडक्ट को आप जानते हैं, क्योंकि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फार्मूला होता है ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए मॉड बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, स्मॉल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिनिमम है, मैक्सिमम एरिया ले रहे हैं, एरिया के साइज बढ़ा रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है हमारा एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और थर्ड कंपोनेंट क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर, दोनों पे, इन तीनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक प्लस फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कोई रेगुलर शेप की बॉडी है तो रेगुलर शेप की बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि ये डायरेक्शन, जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपका एरियल वेक्टर, एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस सरफेस के, और इस सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सरफेस, ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल जा रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच में, इनके बीच जो एंगल हो जाएगा वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कैलकुलेट करेंगे फाई इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट यहां से आप निकाल लेंगे, फाई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो फ्लक्स हमारा इस सरफेस के लिए, जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर है यहाँ पे, और
ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच जो थीटा इक्वल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स क्योंकि cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कैलकुलेट करेंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे फाई इक्वल टू हो जाएगा 0। तो प्लेट का अगर डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके पैरेलल डायरेक्शन में पास हो रही हैं, तो एरिया वेक्टर, एरिया जो वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल डायरेक्शन में पास हो रही, तो उन दोनों के बीच में एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा ए डॉट बी एंगल पर डिपेंड कर रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब रख देंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो फ्लक्स हमारा क्या होगा, वहां पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या है कि सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, तो फाई इक्वल टू 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द सरफेस। सेकंड केस में अगर ये प्लेट हमारी इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरियल वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों की डायरेक्शन केवल प्लेट को रखने के लिए जो भी आपने सरफेस कंसीडर की है उसकी डायरेक्शन पे, उसका किस तरीके से आपने डायरेक्शन रखी उस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही। हमने एग्जांपल दिया था, अभी बताया था आपको कि वाटर स्ट्रीम पास हो रही, तो वाटर स्ट्रीम किसी रिंग से पास हो रही, तो रिंग की डायरेक्शन अगर वाटर स्ट्रीम के परपेंडिकुलर है तो वहां पे उस वाटर स्ट्रीम उससे ज्यादा पास होगी। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि अगर ये कंडीशन है प्लेट की पैरेलल है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास नहीं होगी क्योंकि उसका फ्लक्स 0। अब इस डायरेक्शन में यहाँ पे ई और डीए कंपोनेंट के बीच में, ई डीए कंपोनेंट, ई और ए कंपोनेंट के बीच, ई ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो 0 डिग्री एंगल है। तो ई डीए आप फार्मूला जानते हैं, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डीए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे ई ए, डेरिवेशन में आप फार्मूला इसमें एरियल एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, तब वहां पे हम डीए यूज करेंगे। ये रेगुलर शेप की बॉडी के लिए आपको हमने बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास होती है और उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर शेप की बॉडी ले रहे हैं, बॉडी का कोई रेगुलर शेप नहीं है, रेगुलर शेप की बॉडी है, तो रेगुलर शेप की बॉडी के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इनवर्ड डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन है इनवर्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है और ये डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही, अंदर की तरफ जो जा रही है उसको हम इनवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, जहां से एंट्री करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस को छोड़ रही है। तो यहाँ पे हमने हर एक, क्योंकि रेगुलर शेप की बॉडी है तो इस जगह पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंट एरिया के कंपोनेंट लेके रखे हैं। इस कंपोनेंट को आप लीजिए डीएस कंपोनेंट, ये डीएस कंपोनेंट या डीए कंपोनेंट आप कुछ भी ले लीजिएगा, ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे लेके रखे एरिया के कंपोनेंट। तो स्मॉल एलिमेंट लिया है क्योंकि रेगुलर शेप की बॉडी है, तो सभी स्मॉल एलिमेंट से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद में सबको सम कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इनवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो यहाँ पे आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएस, इस स्मॉल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में ये एरियल वेक्टर है, यहां एंगल दोनों के बीच थीटा है। जब किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है तो वहां पे जो थीटा एंगल बनता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जो थीटा एंगल रहेगा, तो वो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी नेगेटिव। इसलिए जो इनवर्ड फ्लक्स होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं वो फ्लक्स ऑलवेज भी नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में इंटर करती हैं उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों इस एरिया एलिमेंट जो दिए गए यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं, इसलिए यहां पे जो इनवर्ड फ्लक्स निकालेंगे, जो इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो इस जगह पे फ्लक्स हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव फ्लक्स। सेकंड केस यहां पे आप ले रहे हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव द सरफेस,
तो यहाँ पे एरिया कंपोनेंट आपने लेके रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और जो एरियल कंपोनेंट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पे जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हरदम पॉजिटिव होता है। आउटवर्ड वहां जिस जगह पे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव सरफेस को छोड़ रही हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको ये कॉन्सेप्ट इर्रेगुलर बॉडी के लिए आपको क्लियर करके रखना है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से रखना है कि कोई भी इर्रेगुलर शेप की बॉडी है उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही तो वहां पे थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री के कंपेरिजन में, इसलिए वहां पे जो फ्लक्स हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री वहां पे आपको जो फ्लक्स मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि और इर्रेगुलर शेप की बॉडी के लिए जब भी आपको कोई भी डेरिवेशन करना है तो वहां पे एरियल एलिमेंट लेना है। तो इस सरफेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाइंड करेंगे तो सभी सरफेस के लिए छोटे छोटे एलिमेंट को आप ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो ऐड करते हुए सभी को ऐड ना करना पड़े तो हेलो एवरीवन, आज मैं गॉसेस लॉ के विषय में आपको बताएंगे। गॉस गॉस का नियम क्या है, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ समझने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स, इसके बाद आपको गॉसेस लॉ समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है एक किसी फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसमें डिफिशियंसी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज तभी किसी एटम पे आएगा जब वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, डिफिशियंसी होगी, तो उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसी स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। हरदम पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चार्ज पे डिपेंड करती है। इस पे अगर चार्ज
की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज है कूलम्बिक चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे डिस्टेंस इस चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज करती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाती है। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पे क्लोज टू द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाती है। तो सेंटर के नियरेस्ट अगर पॉजिटिव चार्ज के नियरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है एक दूसरे के, जब क्लोज होती है तो वहां स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे ज्यादा होती है, तो नियरेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो फील्ड लाइंस जो होती है वो डिपेंड कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, और ये चार्ज कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड करती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आप ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे ये गेन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जो गेन कर रहा है मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इस पे अधिकता है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें सरफेस के अंदर जाएंगे इनवर्ड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर फ्री स्पेस में रखें, जब इन दोनों चार्ज को पास में लेके आते हैं एक दूसरे के पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जनरेट होकर नेगेटिव में एंड हो जाती है। तो इस तरीके से एक इमेजिनरी सरफेस बना देती, कर्व सरफेस, उस कर्व सरफेस पे मूव करते हुए एंड हो जाती है नेगेटिव चार्ज में। लेकिन अगर फ्री स्पेस में कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखा है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, और ये सभी डिपेंड करती है फील्ड स्ट्रेंथ पे। क्लोज टू द सेंटर आएंगे मतलब जहां पे चार्ज रखा है तो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस इस सेंटर से इंक्रीज करेगी फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाएगी। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें फ्लक्स, इसको आप जनरल समझ लेंगे, जनरली क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको गॉसेस लॉ समझने में दिक्कत नहीं होगी, गॉस का नियम क्या है। तो सबसे पहले आप आ जाइए फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जिसको जनरली फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स मेजर करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी हमने सरफेस ली है, यहाँ पे ये सरफेस आपने ले ली और सरफेस के डायरेक्शन हरदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहां से फील्ड लाइंस पास हो रही, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और कोई भी सरफेस कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल कंपोनेंट, अगर हमने किसी जगह ले लिया तो वो हो जाएगा डीएस कंपोनेंट। स्मॉल एरिया यहाँ पे हमने एरिया, इस स्मॉल एरिया को हम ये डीएस वेक्टर या डीएस नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया। तो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिससे पास हो रही है उसकी जो नंबर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, इट इज नोन एज फ्लक्स, जिसको हम जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसी सरफेस से पास हो रहा तो उसको, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्स हमने लिया तो स्मॉल एलिमेंट से जाएगा तो उसको हम डी फाई कहेंगे, डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डीएस वेक्टर, वेक्टर ई डॉट डीएस वेक्टर। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस वेक्टर। डीएस इज द एलिमेंट ऑफ एरिया, एज किसी सरफेस का एरिया, इस सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस सरफेस एरिया एज दिया गया, इससे किसी क्लोज्ड एरिया हमने उसमें सरफेस एरिया ले लिया है स्मॉल एलिमेंट सरफेस का डीएस
इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही उसका जो फ्लक्स आपने कैलकुलेट किया वो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। जब इंटीग्रेट करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन बोथ साइड्स तो फाई इक्वल टू आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो इस तरह से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। और बेसिकली फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन, नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। नेक्स्ट इसमें है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लक्स डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पे जो किसी सरफेस से पास हो रही हैं, उसी तरह से गॉसेस लॉ। तो फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। किसी भी सरफेस से जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, कोई भी सरफेस एरिया आपने ले लिया, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही, तो उस सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा, और फ्लक्स डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स है फाई ई इन एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। जो सरफेस में इनक्लोज चार्ज है, इस सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है उसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होने के लिए इसमें जो इनक्लोज चार्ज होगा, उस इनक्लोज चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो फ्लक्स होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ये गॉस ने बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। किसी भी सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो इस लॉ से ही आपको उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकते हैं। वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं, उन चार्ज के लिए आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको गॉसेस लॉ का उपयोग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इन मैग्नेटोस्टैटिक्स गॉस लॉ जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, उसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक में होता है एम्पियर्स लॉ। तो यहां पे आपको अभी गॉस लॉ पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में गॉस लॉ जो पढ़ेंगे तो वो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अब आपको जो फाई होता है वो किसी क्लोज सरफेस के लिए वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर ये निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। तो यहां से इन दोनों को अगर कंबाइन कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो यहां पे आ जाएगा फाई सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस के नियम का ये इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन अगर आपसे इंटीग्रल फॉर्म पूछा जाएगा तो इंटीग्रल फॉर्म अगर आपको लिखना है तो इसको यहां पे पहले फाई कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फाई होता है, फाई किसी भी सरफेस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है, वो फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स उस फील्ड लाइन से जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है उस सरफेस में, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये गॉस के नियम के अकॉर्डिंग है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। फाई इक्वल टू किसी क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा था, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds होता है। तो ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा किस तरीके से हम करते हैं। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। यहां पे गॉस लॉ को आपको किस तरीके से निकालना है, इंटरमीडिएट के लिए इतना कंप्लीट है, जो इंटर के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो वो यहां तक प्रूफ कर लें। इसके बाद जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम गॉस लॉ को किस तरीके से प्रूव करेंगे। जैसे सरफेस इंटीग्रेशन आप निकालते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds।
नीट और जेईई एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस टॉपिक को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ई परपेंडिकुलर टू डीएस तभी फ्लक्स हमें मिलेगा। यहां पे आपने परपेंडिकुलर के केस में ई परपेंडिकुलर टू डीएस, तो यहां थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ई पैरेलल टू डीएस हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पे 90 डिग्री के केस में फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा 0, और यहां पे फ्लक्स हमें मिलेगा डीएस। तो इस जगह पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू, अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं किसी सरफेस से, तो यहां से आपको ये पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरियल वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां पे फ्लक्स हो जाएगा 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो पैरेलल के केस के लिए आपको हम बता रहे हैं यहां पे मॉड ई डीएस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डीएस। डीएस हमारा एरिया कंपोनेंट है, और इस एरिया कंपोनेंट को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें लिखें इस एरिया को, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डीएस की जो वैल्यू होती है, डीएस इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। जनरली आप इसको आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ये लिख देंगे, ds इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो इसकी वैल्यू जब यहां पे यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो फाई E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां यूज करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ds की वैल्यू ये यूज कर देंगे। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एरियल एलिमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। तो यहां पे हो जाएगी वैल्यू, ds की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगा आपको इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, फाई इक्वल टू के क्यू कांस्टेंट क्वांटिटी, किसी सरफेस में जो चार्ज है इनक्लोज चार्ज वो कांस्टेंट है, तो यहां पे आपको निकाल लेंगे साइन थीटा के लिए, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन थीटा 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा 0 टू 2 पाई डी फाई। ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन जो थीटा का साइन थीटा का वेरिएशन है वो 0 से पाई में, और फाई जो वेरी कर रहा है वो 0 से 2 पाई, मींस 180 वेरी कर रहा है साइन थीटा और 360 वेरी कर रहा है डी फाई। तो यहां से आ जाएगा फाई ई इक्वल के क्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के टाइम पे हम इसको कितना निकालेंगे, यहां पे साइन थीटा हमारा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो साइन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई 0 टू 2 पाई। तो यहां वैल्यू आ जाएगी फाई इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा की वैल्यू जब यूज करेंगे तो कॉस पाई माइनस, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो यहां प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 0 डिग्री, और यहां पे हो जाएगा अपर लिमिट है 2 पाई माइनस 0, तो यहां फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस पाई की जो वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, और कॉस 0 का वैल्यू +1,
और यहां पे हो जाएगा 2 पाई। अब इनको सबको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 और यहां 2 तो 4 पाई हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ को आपने प्रूफ किया है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट ds जो एरियल एलिमेंट है उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने लिख के गॉस लॉ प्रूफ कर लिया। ये आपको इंटर की बुक में नहीं मिलेगा, जब आप कंपटीशन में पढ़ेंगे जाके तो वहां पे आपको, यहाँ पे ये जो नीट और जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम किस तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से डेरिवेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये गॉसेस लॉ फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको पहले वीडियो मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम गॉसेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म बताएंगे। इससे पहले हमने इंटीग्रल फॉर्म बताया था गॉसेस लॉ का। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। ये गॉसेस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। तो इंटीग्रल फॉर्म को आप डिफरेंशियल फॉर्म में, जो इंटीग्रल फॉर्म है इसको डिफरेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इंटीग्रल फॉर्म कन्वर्टेड टू डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको किस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसको आपको हम बताना है कि ये इंटीग्रल फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म में किस तरह से कंप्लीट कन्वर्ट होगा। फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सबसे पहले यहां पे इस टर्म में जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, जो यहां पे फ्लक्स लिखा है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लिखा है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। इस सरफेस इंटीग्रेशन का जो डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, इसको गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम यहां पे अप्लाई करना है। गॉस की एक थ्योरम भी होती है, इसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। तो बाय यूजिंग गॉसेस डाइवर्जेंट थ्योरम, तो गॉसेस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या है, तो सरफेस इंटीग्रेशन टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन कन्वर्ट करती है गॉसेस डाइवर्जेंट थ्योरम। तो सरफेस इंटीग्रेशन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज कन्वर्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल E। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है डेल E, जो डाइवर्जेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू dV। वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रेशन टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन कन्वर्ट किया जाता है। तो सरफेस इंटीग्रेशन टू वॉल्यूम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सरफेस इंटीग्रेशन जो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन कन्वर्टेड टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, आपको ये ध्यान रखना है, सरफेस टू वॉल्यूम। तो डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे जाके किसमें, डाइवर्जेंट ऑफ ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंट, और इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे तो वेरिएबल टर्म सरफेस है, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेंगे तो वॉल्यूम वेरिएबल टर्म वॉल्यूम। तो ये गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम है, इसका हम यूज कर लेंगे। इसके बाद आपको इनक्लोज चार्ज कैलकुलेट करना है। कोई भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में इनक्लोज चार्ज कितना होगा, तो इनक्लोज चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, क्योंकि वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इक्वल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है,
सरफेस में कोई भी इनक्लोज चार्ज आपने लिया डी क्यू इनक्लोज अपॉन इस वॉल्यूम में डीवी। तो यहां से आपको इनक्लोज चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू इनक्लोज इक्वल हो जाएगा रो इंटू डीवी। इंटीग्रेट कर लीजिएगा दोनों साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू इनक्लोज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी। इनक्लोज चार्ज और यहां पे आपने गॉस डाइवर्जेंस से फर्स्ट सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट किया है। तो ये दोनों वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। इसको इक्वेशन डाल लीजिएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे हमने क्या कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने गॉसेस डाइवर्जेंट थ्योरम अप्लाई की। तो किसमें अप्लाई किए, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि किसी वॉल्यूम में कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो यहाँ पे आपने वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी। तो डी क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। तो क्यू इनक्लोज की जो वैल्यू होगी, इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों टर्म, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहां से क्यू इनक्लोज की जो वैल्यू निकल आएगी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी। अब आपको क्या करना है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन में। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में आपको यूज करना। आप तो ये टर्म हम आप साफ किए दे रहे हैं, इसको आप देखिएगा यहां पे। इस इक्वेशन में आपको यूज करना है। यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकंड और थर्ड को किसमें यूज करना, फर्स्ट। यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी दी गई, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल ई डीवी, ये वैल्यू दी गई। इस लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया गया है, इसमें आपने गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम को अप्लाई किया, वहां से आपने कैलकुलेट कर लिया। यहां पे क्या है, क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी दी गई, रो डीवी। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑलरेडी है, तो आप इसको लिख लेंगे रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा डीवी। ठीक है, दोनों वैल्यू आपको यूज करनी, ई डॉट डी एस और क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों वैल्यू को यूज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें ये देखना है कि सिमिलर टर्म क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डीवी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डीवी। ये दोनों साइड में है, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों इंटीग्रेशन हट जाएंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे टर्म। तो यहां बचेगा डेल ई इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल ई जो टर्म है, यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें। और इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म का आपको जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, तो वहां आपको डिफरेंशियल फॉर्म की जरूरत होगी। नीट और जेई एडवांस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस फार्मूले का यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए इस फार्मूले को फोकस करें, क्योंकि हम लोग केवल इंटीग्रल फॉर्म जानते हैं गॉसेस लॉ का, डिफरेंशियल फॉर्म को याद नहीं रखते। क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म किसी वॉल्यूम इंटीग्रेशन को अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो वहां पे डिफरेंशियल फॉर्म की जरूरत होगी। इंटीग्रल फॉर्म केवल सरफेस इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, तो इंटीग्रल फॉर्म। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन का जहां यूज करेंगे, तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको डिफरेंशियल फॉर्म भी निकालना आना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाए। हेलो एवरीवन, आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पे डिस्कस करेंगे। कोई एक सरफेस आप हम ले रहे हैं जिसमें कोई डायपोल है। डायपोल मींस आप जानते हैं डायपोल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डायपोल। तो ये जो अरेंजमेंट है वो डायपोल है। डायपोल अगर कोई क्लोज सरफेस के अंदर रखा है,
तो इसमें गॉसेस लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, क्यू इनक्लोज चार्ज इन ए क्लोज्ड सरफेस आपको कैलकुलेट करना है। तो ये इनक्लोज चार्ज यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इनक्लोज चार्ज कितना होगा, तो गॉसेस लॉ में क्या होता है, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है, फ्लक्स इन एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इट इज नोन एज गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करके आपको क्या करना है, कोई भी क्लोज सरफेस में एक डाइपोल रखा है, तो उस डाइपोल पे फ्लक्स कितना होगा वो फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शनल टाइप का, इंटर के एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभी कि कोई भी क्लोज सरफेस है, उसमें कोई भी डाइपोल रखा है, तो उसमें चार्ज, डाइपोल पे कितना चार्ज हो गया, उस पे फ्लक्स कितना होगा, वो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो आपको एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आपके बहुत पास में है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि इन छोटे छोटे एप्लीकेशन पे, तो ये एप्लीकेशन है, इनको हम भूल जाते हैं और ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें अगर डाइपोल रखा है, तो डाइपोल पे अगर फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो डाइपोल पे जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डाइपोल टू इक्वल अपोजिट चार्ज है, इसलिए यहाँ पे जो फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस सरफेस को पास नहीं करेंगी। तो यहां इस केस में जो इनक्लोज चार्ज होगा वो 0 होगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज है यहाँ पे। तो क्योंकि इनक्लोज चार्ज क्या होता है, एडिशन ऑफ टू नंबर ऑफ चार्जेज इन ए सरफेस। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इनक्लोज चार्ज यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस इन केस ऑफ डाइपोल, यहां पे लिख ले रहे हैं, डाइपोल के केस में, डाइपोल अगर आपका क्लोज सरफेस के अंतर्गत है तो उसमें फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इन केस ऑफ डाइपोल। डाइपोल किसी भी क्लोज सरफेस में। सेकंड आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज दिए गए हैं, प्लस Q1 Q2 और माइनस Q3। आउटर सरफेस पे भी चार्ज है इसी तरीके से, प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस Q5, Q4 Q6 यहां पे। तो जो गॉसेस लॉ है वो डिफाइन करता है कि कोई भी चार्ज है किसी सरफेस से, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं किसी सरफेस से, वो फ्लक्स जो होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो यहाँ पे इनक्लोज चार्ज है इस सरफेस में, उन्हीं को हमें कंसीडर करना है, जो इनक्लोज चार्ज है उनको कंसीडर करना है। शेष को आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आउटर सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये फील्ड लाइन सरफेस को सीधे पार कर जाती है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स हमारा क्या होता है, आउटर सरफेस के लिए चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, जो इनक्लोज चार्ज आपको निकालना है, तो इनक्लोज चार्ज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, कितने इनक्लोज चार्ज है उनको आपको ऐड कर लेना है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। आउटर सरफेस के चार्ज को हम कंसीडर नहीं करते, आउटर सरफेस चार्ज आपको कंसीडर नहीं करना है। तो इनसाइड सरफेस पे कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां पे आपको जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो फ्लक्स इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी है,